उत्तर पूर्व के सुदूर अंचल में पहाड़ी की तलहटी से लगा एक छोटा सा गांव था, निगरी। इस गांव की कुल आबादी 20 घरों की थी, जिसमें कुल जमा 42 लोग रहते थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। इस गांव की जमीन भी बहुत उपजाऊ नहीं थी, मगर ये गांव प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर समृद्ध था। और यही वजह थी कि रईसजादे इस गांव में लगभग साल भर घूमने आते रहते थे और उनको ठहरने तथा घुमाने से गांव के नौजवानों को अच्छी आय हो जाती थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। गांव में पंचों ने ये व्यवस्था बना रखी थी कि सभी आगंतुकों, मतलब जो घूमने आते थे, वो पंचायत के पास ही रजिस्ट्रेशन कराकर भुगतान करना होता था उनको, और पंचायत एक एक करके सभी परिवारों को उनकी जिम्मेदारी दे देती थी, जिससे मिलने वाला पैसा सभी परिवारों को बराबर बराबर बांटा जाता था। इससे कोई विवाद नहीं होता था। इस गांव की सीमा पर चारों ओर बहुत ही मनोहर दृश्यावली थी और उसे देखने ही पर्यटकों के झुंड आते थे। गांव की कमाई अच्छी हो जाती थी और सभी अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। मगर इस गांव के उत्तरी किनारे के जंगलों में जो खंडर नुमा इमारतें थी, गांव वाले उसे भूतहा खंडर कहते थे और उस ओर बरसों से कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो उस ओर गया वो फिर वापस नहीं आया, ना जाने कहाँ खो जाता था वहां जाने वाला। इस डर से गांव वालों ने उस ओर जाना ही बंद कर दिया था। इस खंडहर के बारे में गांव का बच्चा बच्चा जानता था और धीरे धीरे इसके बारे में पर्यटकों को भी पता चलने लगा था। ऐसे में एक दिन उस गांव में दो दोस्त नगेंद्र और हरजीत घूमने आए। दोनों ही शौकिया जासूस करते थे। उन्होंने यहाँ आकर उन खंडरों के बारे में सुना तो वे अपने गाइड दोरजी से बोले कि भाई दोरजी, हमें उन खंडरों के बारे में थोड़ी जानकारी दो। दोरजी थोड़ा चौंका, फिर बोला, साहब आप लोग उन खंडरों की चर्चा मत करो, वरना गांव वाले आपको गांव में रहने नहीं देंगे। ये सुनकर उन दोनों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने फुसफुसाया कि दोरजी ऐसा क्यों कह रहे? अरे भाई, हम दोनों तो किसी से बताने से रही बात तुम्हारी, तो तुम हमें बस वो जगह दूर से दिखा देना, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, आगे हम लोग देख लेंगे। ये सुनकर दोरजी बोला, नहीं साहब, इस गांव में आया हर एक पर्यटक हमारे लिए भगवान के तुल्य होता है और आप लोगों को उन खंडरों तक पहुंचाने का पाप मैं नहीं कर सकता हूं। इस पर वे, अरे भाई दोरजी, तुम क्यों चिंता करते हो? हम तो खुद से उस जगह पे जाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे मन में कोई कौतूहल नहीं होता कि उन खंडरों के बारे में कुछ जाने? क्या तुम कभी नहीं सोचते हो कि आखिर ऐसा क्या है उन खंडरों में कि जो भी उनके पास जाता है फिर वापस नहीं लौटता? उनकी बातों से दोरजी भी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि सही बात है कि आज तक कम से कम उसकी पीढ़ी के किसी नौजवान ने तो उन खंडरों की ओर जाकर नहीं देखा कि सच्चाई क्या है। सिर्फ बुजुर्गों के रोकने से ही सब चुपचाप बैठ गए हैं। दोरजी एक साहसी युवक था, उसके मन में भी एडवेंचर करने की इच्छाएं थी। आज नगेंद्र और हरजीत ने जैसे उसे एक नई दिशा दे दी। बस उसने मन ही मन विचार किया और बोला, चलिए भाई साहब, हम लोग उस ओर चलेंगे, मगर हमें सावधानी से जाना होगा और हम एक दिन में ही पूरी तरह से उस ओर नहीं जाएंगे, बल्कि 1-2 दिन आसपास घूमने के बाद चलेंगे, जिससे किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हम खंडरों में जा रहे हैं। यदि यह बात गांव वालों को पता लग गई कि हम उधर को जाने वाले हैं तो आप लोगों का तो ठीक है, पर मेरा और मेरे परिवार का इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। दोरजी की बात सुनकर नगेंद्र बोला, देखो दोरजी, हम तुम्हें लिखित में दे देंगे कि तुम्हारे मना करने के बावजूद हम दोनों ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम हमें उन खंडरों के पास पहुंचा दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी पर और अपनी जिद से उन खंडरों की ओर गए हैं और हमें कुछ हो जाने पर तुम्हारी अथवा गांव वालों की कोई गलती या लापरवाही अथवा जिम्मेदारी नहीं होगी। इन बातों से दोरजी का मन भी थोड़ा सा हिम्मत में बंध गया। वैसे भी वो खुद कोई डरपोक तो था नहीं, और सच कहा जाए तो वो खुद भी उन खंडरों को एक बार पास से जाकर देखना चाहता था। उसने मन ही मन विचार किया और फिर बोला, ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ, मगर मेरे ख्याल से हमें सरपंच जी को व्यक्तिगत रूप से उधर जाने की जानकारी दे देना चाहिए, क्योंकि एक तो वे हमारे गांव के सर्वे सर्वा है और मेरे विचार से वे खुद भी
उन खंडरों का रहस्य जानने की मन ही मन इच्छा रखते हैं, मगर समाज के सामने कहते से डरते हैं। दोरजी की बात सुनकर नगेंद्र ने ही कहा, चलो फिर चलते हैं, हम उन्हें सूचित कर दे कि हम कल वहां जाना चाहते हैं। वे तीनों सीधे सरपंच जी के घर पहुंचे। सरपंच जी उसी समय पूजा करके उठे थे और प्रसन्न मुद्रा में थे। तीनों ने उनका अभिवादन किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया और बोले, स्वागत है। हरजीत ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। फिर नगेंद्र भी आया। उन्होंने उन लोगों को बैठने को कहा और अंदर चाय लाने को आवाज लगाई। वे दोनों उनके बैठने के बाद सामने पड़े तख्त पर बैठ गए। नगेंद्र ने ही बात शुरू की और उस स्थान के प्राकृतिक दृश्यों की सराहना करते हुए गांव वालों के व्यवहार की भी तारीफ की। सरपंच जी ने उन लोगों के निवास स्थान की जानकारी ली। फिर बोले, अब बताएं आप लोग मुझसे क्यों मिलने आए हैं। सुनकर हरजीत ने बात शुरू की। वो बोला, सरपंच जी, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य तो सचमुच कमाल के हैं, मगर हम दोनों थोड़ा खोजी प्रवृत्ति के हैं और यहाँ आकर जंगल के उन खंडरों के बारे में सुनकर हम एक बार वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। हमने ये बात दोरजी को कहा तो उसने मना कर दिया। तब हमने सोचा कि आपसे अनुमति लेकर वहाँ जाएंगे। अब नगेंद्र बोला, महोदय, हमने उस जगह के बारे में सब सुन लिया है। इसके बावजूद हम वहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ जाने से पहले हम आपको लिखित में दे जाएंगे कि हम अपनी जिद और मर्जी से वहां जा रहे हैं और इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेवार होंगे। इसकी गांव वालों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सुनकर सरपंच जी सोच में डूब गए। दोनों दोस्त उनसे लगातार विनती करते रहे। आखिरकार उन्होंने कुछ सोचकर उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि देखो बेटे, आप लोग मेरे बेटे की उम्र के हो, इस लिहाज से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप अपने साथ एक एक भगवान की छोटी तस्वीर जेब में जरूर रख लेना और हो सके तो खुशबूदार अगरबत्ती भी रख लेना। बाकी भगवान तुम्हारी सहायता करे। सरपंच जी की अनुमति लेकर वे तीनों चले आए। आकर उन्होंने उस दिन आसपास घूमने के बाद जल्दी लौटकर अगले दिन खंडरों की ओर निकलने की तैयारी कर ली। लौटते वक्त वे तीनों के लिए एक एक छोटी भगवान जी की तस्वीर और खुशबूदार अगरबत्ती तथा लाइटर भी ले आए। साथ ही उन्होंने तीनों के लिए तेज रोशनी वाले पॉकेट टॉर्च और कुछ मोमबत्तियां भी खरीद ली। सब तैयारी करके वे डेरे पर लौटे और अगले दिन सुबह जल्दी निकलने का तय करके उन्होंने दोरजी को विदा किया। अगले दिन सुबह वे लोग जल्दी ही निकल पड़े। दोरजी नाश्ता और लंच सब पैक करवा के ले आया था। पानी का बोतल, एक पूरा क्रेट भी साथ ले लिया था। वे लोग निकल पड़े। हालांकि उन्हें शाम तक लौट आने की उम्मीद थी, मगर फिर भी हरजीत ने कहा, हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और चिप्स वगैरह भी रख लेना चाहिए, हो सकता है रात देर हो जाए लौटने में। सब सामान लेकर वे तैयार हुए और निकल पड़े। लगभग 2 घंटे में वे जंगल के भीतरी हिस्से में बने उन खंडरों तक पहुंच गए। वे देखने में बाहर से किसी बड़ी हवेली के भग्नाव से जैसे लगते थे, जिसके आसपास शायद घोड़साल रही होगी, क्योंकि वहां खंडर एक नहीं 2 थे, एक मुख्य इमारत और एक अस्तबल जैसी बनावट का खंडर। वहां पहुंचकर उन्होंने चाय पी। फिर दोरजी ने बताना शुरू किया कि उसने अपने दादाजी से सुना था कि लगभग 100 साल पहले इस क्षेत्र के जागीरदार की हवेली होती थी और उस हवेली के आखिरी वारिस चौधरी रसिक नारायण जागीरदार थे, जो नाम के अनुरूप ही रसिया थे। सारी जागीर में वो जो भी महिला उन्हें पसंद आ जाती थी, उसे अपनी आगोश में लेकर वासना पूर्ति करना उनका एक प्रिय खेल था और इसमें जिसने भी विरोध किया उसे जान से हाथ धोना पड़ता था। ऐसा ही एक वाकया हुआ था जो इस हवेली के उजड़ने की मुख्य वजह बना था। नगेंद्र और हरजीत मनोयोग से ये सारा किस्सा सुन रहे थे। दोरजी आगे बोला, दादाजी ने बताया था कि एक बार पास के गांव से रसिक नारायण की सवारी गुजर रही थी। उस समय गांव के तत्कालीन सरपंच की बेटी, जो दूर शहर में डॉक्टरी पढ़ रही थी, वो छुट्टियों में घर आई थी। वो लड़की शहर में पली बिंदास लड़की थी। वो गांव की कोई दब्बू किस्म की लाचार औरत नहीं थी।
उस दिन वो अपने प्रिय घोड़े पर बैठकर गांव से बाहर सैर को निकली थी। उसने घुड़सवारी के लिए चुस्त कपड़े पहन रखे थे, जिनसे उसका बदन पूरी तरह उजागर हो रहा था। उसी समय चौधरी रसिक नारायण की सवारी भी वहां से गुजर रही थी। उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ी। बस उसे देखते ही उनका दिल बेकाबू हो उठा। उन्होंने अपने मुसाहिबों को इशारा किया। फिर क्या था, उन लोगों ने, जो संख्या में 6 थे, आनन फानन में लड़की को चारों ओर से घेर लिया। लड़की उनकी इस हरकत पर थोड़ा चौंकी, मगर उसे तुरंत समझ में आ गया था कि उनका इरादा उसे उठाने का है। वो शहर में पली थी, कराटे में ब्लैक बेल्ट थी। इस बात का एहसास उन नामुरादों को सपने में भी नहीं था कि कोई लड़की उनके मजबूत सिकंजे से बचकर निकल सकती है। अब तक उन्होंने सिर्फ गांव की लाजवंती लड़कियों और औरतों को ही उठाया था, जो बेचारी परिवार की इज्जत बचाने की खातिर चौधरी के अत्याचार मुंह बंद करके सह लेती थी। मगर आज उनका पाला एक शेरनी से पड़ा था। लड़की ने तुरंत घोड़े को रोका और कूदकर पोजीशन ले ली। उन लोगों ने उसे पकड़ने को छलांग लगाई तो उसने फुर्ती से अपने आप को बचाया और पलटवार कर दिया। उसने फौरन से पेशतर उन पर ताबड़तोड़ कराटे की चापें लगाना शुरू कर दिया तो उन नामर्दों के छक्के छूट गए। ये देखकर चौधरी भी घबरा गया और अपना घोड़ा मोड़कर भाग गया। उस वक्त तो चौधरी ने हार मान ली थी, मगर उसके दिल में उस शेरनी को पाने की चाहत और भी बढ़ गई थी। वो बदला लेने की फिराक में रहने लगा। चौधरी ने आगे उस लड़की को हासिल करने के लिए कौन सी चाल चली होगी और फिर कैसे उसके परिवार का सर्वनाश हुआ, हवेली क्यों खंडर में तब्दील हो गई, ये सब जानने के लिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोरजी ने आगे बताया कि लड़की के वारों से उन मुसाहिबों के छक्के छूट गए। वे जान बचाने इधर उधर भागकर अपने घोड़ों को ढूंढने लगे, मगर शायद घोड़े भी हंगामे की आशंका भागकर पहले से रफ्फू चक्कर हो चुके थे। लड़की ने मार मारकर उन 6 का भुर्ता बना दिया। सबकी हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी थी। वे उठने बैठने से लाचार होकर जमीन में घिसटा रहे थे। रसिक नारायण तो पहले ही मैदान छोड़ गए थे। उन्होंने हवेली में लौटकर राहत की सांस ली और फिर लगभग 2 घंटे प्रतीक्षा करने के बावजूद जब उनके मुसाहिब लौट कर नहीं आए तो उन्होंने अपने लठैतों को उन्हें ढूंढने भेजा। थोड़ी देर में लठैत उन 6 को लाद कर ले आए। उनकी हालत देखकर रसिक नारायण ने झुरझुरी सी ली और उनके इलाज का इंतजाम करवाया। रसिक नारायण उस दिन की घटना भूले नहीं थे, मगर वे सतर्क थे और अपने मन की बात मन में ही छुपाए हुए थे। इस बात को लगभग 15 दिन गुजर गए, मगर इस बीच रसिक नारायण खुफिया तरीके से उस लड़की की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पता चल गया था कि लड़की बहुत साहसी है, मगर सिर्फ दिलचट्टे से बहुत बुरी तरह घबराती है। बस रसिक नारायण को जैसे कारू का खजाना मिल गया हो। उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि लड़की भोर होते ही जॉगिंग के लिए अपने घर से निकलकर लगभग 2 किलोमीटर दूर खुले मैदान में आती है और वहाँ एकांत में अपनी कसरतें करती है। रसिक नारायण के शैतानी दिमाग ने अपनी योजना बना ली। उसने अपने 2 विश्वत लठैतों के साथ एक बांदी को लिया और सुबह मुंह अंधेरे उस मैदान के एक घने पेड़ों के झुरपुट में जाकर छुप गए। उसने अपनी बांदी को एक पॉलीथिन में पकड़कर रखे, लगभग 30-40 तिलचट्टे दिए और समझा दिया कि उसे सिर्फ उन तिलचट्टों को उस लड़की के ऊपर उछाल देना है और भाग जाना है। भोर अंधेरे ही वो लड़की आ गई और उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर अपनी कसरत की तैयारी शुरू कर दी। इसी समय उसके इशारे पर ठाकुर की बांदी ने उसके नज़दीक आकर तिलचट्टे का पैकेट उस पर उछाल दिया। फलस्वरूप सारे तिलचट्टे एक साथ बिलबिलाकर निकल पड़े और उसके जिस्म पर फैल गए। लड़की घबरा गई और बचाव हेतु इधर उधर भागने लगी। तभी रसिक नारायण के इशारे पर दोनों लठैतों ने उस पर कंबल डालकर उसे उठा लिया और बांध कर ले गए। रसिक नारायण उसे लेकर अपने रंग महल में पहुंचा और उसे बंधी हालत में ही बेहोशी की दवा सुंघा दी। लड़की को जब होश आया तो
तो वो चारपाई पर मजबूती से बंधी हुई थी। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो वो समझ गई कि वो रसिक नारायण के चंगुल में फंस चुकी है। उसने आनन फानन में तय कर लिया कि क्या करना है और चुपचाप आंखें बंद कर पड़ी रही। थोड़ी देर में रसिक नारायण नसीम चूर वहां आया और उसने आते ही वहां उपस्थित लड़कियों को वहां से जाने को कह दिया। उनके जाने के बाद वो उसके नज़दीक आया और झुककर उसका मुआयना करने लगा। सहसा लड़की ने आंखें खोल दी और उसको देखकर मुस्कुराई। रसिक नारायण को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तो लड़की आवाज में शहद सा घोलते हुए बोली, क्या ठाकुर, ऐसे बंदे बंदे भी कहीं मजे लिए जाते हैं क्या? ठाकुर चौंका, फिर धूर्ता से हंसकर बोला, नहीं नहीं, मैं किसी झांसे में नहीं आने वाला। तुम समझती हो मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से निकल जाओगी? तो लड़की सेक्सी आवाज़ में बोली, अरे नहीं ठाकुर, मैं तो तुम्हारे साथ ऐश करने के सपने देख रही हूँ। ये ठीक है कि उस दिन मैंने तुम्हें गलत समझा था। दरअसल मुझे बाद में तुम्हारी मर्दानगी का पता चला। यहाँ तो घर घर में औरतों के तुम हीरो हो। रसिक नारायण नशे में तो था ही, उस पर अपनी मर्दानगी के कसीदे सुनकर उसका सीना चौड़ा हो गया। वो मूंछों पर हाथ फेरता मुस्कुरा उठा। उसने फिर भी सावधानी बरती और बोला, देखो तुम बात तो सही कह रही हो, मगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है। तुम मुझे झांसा देकर निकलना चाहती हो। लड़की हो करके हंस पड़ी, बोली, अरे मेरे भोले बलम, मैं शहर में रहती हूँ, वहाँ हम लोग बहुत ऐश करते हैं। यहाँ जिससे लड़कियाँ शर्माती हैं वो सब कुछ वहाँ आम है। हम अक्सर शाम को क्लबों में जाम पर जाम पीते हैं और सभी तरह से मज़े करते हैं। मैं तो यहाँ आकर उन मज़ों के लिए तरस गई हूँ। आज सही आनंद आएगा। कुछ तो नशे की खुमारी और कुछ लड़की की मदहोश कर देने वाली बातें। ठाकुर तो फुल कर कुप्पा हो गया। लड़की ने लोहा गर्म देखकर अगली चोट की, बोली, ठाकुर, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि मुझे पूरी तरह से खोल दो, मगर कम से कम मेरे हाथ तो खोल दो, जिससे मैं अपने हाथों से तुम्हें जाम पेश कर सकूं। अरे जब साकी हाजिर है फिर अपने हाथ से जाम क्यों पीना? ठाकुर अपने होश खो चुका था। उसकी बुद्धि वासना के आगे लुप्त हो चुकी थी और वो सिर्फ कल्पना में ही आनंद सागर में गोते लगा रहा था। उसने सोचा, हाथ खोल देता हूँ, पर पैर तो बंधे ही रहेंगे, भाग नहीं पाएगी ये। ठाकुर ने उसके हाथ खोल दिए। लड़की ने हाथों को रगड़कर सही किया और बोतल तथा ग्लास ठाकुर से लेकर उसे जाम बनाकर पेश किया। ठाकुर तो सपने में भी उसके ऐसे व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकता था। उसका दिल बिल्लियों सा उछलने लगा। उसने लड़की का हाथ पकड़ना चाहा, मगर लड़की अदा से अपना हाथ छुड़ा लिया। 2-3 पैक पीकर पहले से ही टुल ठाकुर लुढ़क गया तो लड़की ने सावधानी से अपने बचे बंधन खोले। उठकर खड़ी हुई, थोड़ा चल फिर कर उसने शरीर को स्थिर किया और ठाकुर को हिलाकर देखा। वो तो पूरे तरीके से नशे में धुत था और पलट गया। लड़की ने कसकर 2 लात ठाकुर को जमाई तो वो कुल बुलाकर फिर सो गया। लड़की ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो उसे वहाँ बंदूक और गोली बारूद का स्टोर दिखाई दे गया। उसने वहाँ जाकर बारूद की पेटियों के बीच सुतली की लड़ियाँ बिछा डाली। फिर उसने जिस रस्सी से उसे बांधा गया था उसी रस्सी से ठाकुर रसिक नारायण को कसकर पलंग से बांध दिया। ठाकुर थोड़ा कुलमुलाया तो उसने चादर फाड़कर उसके मुंह में भर दिया। उसने सब तैयारी करके ठाकुर की जेबें टटोली और माचिस निकालकर सुतली के बंडल्स में इस तरह आग लगा दी कि लपटें ना निकले, बल्कि वे सिर्फ सुलगती रहे। इतना सब करके उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़े पहरेदार से कहा कि वो ठाकुर साहब के लिए शराब और कुछ नॉनवेज गर्मा गर्म तैयार करवा कर ले आए। पहरेदार हिचकिचाए तो वो बोली, जानते हो या ठाकुर साहब को बोल दूं? वो बेचारा तुरंत चला गया। लड़की ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और धीरे से मुख्य द्वार पर पहुंची। वहाँ के दोनों पहरेदार नशे में धुत पड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि आज ठाकुर साहब शाम से पहले बाहर नहीं निकलेंगे। बस लड़की ने बाहर निकलकर उन दोनों पहरेदारों को उनकी ही कक्ष में बाहर से दरवाज़ा लगाकर बंद कर दिया और मुख्य द्वार को भी बाहर से बंद करके वहाँ से भाग निकली। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि एक भयानक विस्फोट की आवाज़ उसके कानों में पड़ी।
तो फिर वो थोड़े थोड़े अंतराल में वहां से विस्फोटों की आवाज आती रही। लड़की की आंखों में सुकून उतर आया। वो वहां से किसी तरह मुख्य सड़क तक आकर अपने घर पहुंच गई। इधर ठाकुर रसिक नारायण का रंग महल पूरी तरह जलकर खंडर बन गया था और साथ ही उसमें जल मर पड़े थे ठाकुर और उसके सहायक कर्मचारी। तब से वो खंडर ऐसे ही खड़े हैं, मगर गांव वालों ने उन खंडरों में ठाकुर रसिक नारायण और उन कर्मचारियों की आत्मा का आभास कई बार पाया है। इसीलिए गांव वाले उस ओर नहीं जाते, क्योंकि जो भी उधर गया वो फिर जिंदा नहीं लौटा। आज हम लोग यहाँ जरूर आए हैं, मगर हमें सावधान रहना होगा और अपने पास रखी भगवान जी की तस्वीर को गले में लटका कर रखना होगा। सरपंच जी ने खुशबूदार अगरबत्ती भी लाने को कहा था। हमें कोशिश करना होगा कि अगरबत्ती लगातार जलती रहे। अब हम ये तैयारियां करके उन खंडरों की ओर चलते हैं। नगेंद्र, हरजीत और दोरजी जब खंडरों में गए तो उनके साथ क्या हुआ? क्या उनका भी हाल अन्य लोगों की तरह हुआ अथवा वे कोई विशेष रहस्य भेदन कर पाए? यह जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। सारी कहानी सुनने के बाद नगेंद्र ने सवाल किया, सरपंच जी की लड़की का क्या हुआ? तो दोरजी बोला, उसे लेकर उसका पूरा परिवार भूमिगत हो गया, क्योंकि उन्हें डर था कि रसिक नारायण के परिवार वाले उनसे बदला अवश्य लेंगे। हालांकि दादाजी ने इसके आगे कुछ नहीं बताया था, बस इतना बोले थे कि उन खंडरों में रसिक नारायण और उसके कर्मचारियों की आत्मा रहती है और गांव के पुराने लोगों ने कुछ ऐसा ही अनुभव करके उस और किसी के भी जाने आने पर उसे और उसके परिवार को गांव से निष्कासित करने का आदेश अस्थायी रूप से लागू करवा दिया है। पूरी कहानी सुनाकर दोरजी रुका। फिर उसने उन दोनों से पूछा कि क्या अब भी आप लोग इन खंडरों के अंदर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात देखकर तो यही लगता है कि ये जगह सचमुच भूतिया ही है। नगेंद्र ने हरजीत की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो हरजीत ने दृढ़ता से हामी भरी। बोला, हाँ भाई, जब इधर तक आ ही गए हैं तो एक बार देख ही लेते हैं। नगेंद्र ने भी हामी भर दी। आखिर तय हुआ कि वे लोग खंडरों में प्रवेश करेंगे। हरजीत ने घड़ी देखी, दोपहर के 1:30 बज रहे थे। दोरजी बोला, मेरे विचार से लंच टाइम हो ही रही है, तो क्या हम लंच करके ही चले? सुनकर बाकी दोनों ने सहमति दे दी। उन्होंने अपने अपने पैकेट खोलकर लंच किया। पानी पीने के बाद नगेंद्र ने एक एक चाय भी पी लेने का प्रस्ताव रखा, तो दोरजी ने थर्मस से 3 कपों में चाय ली। चाय पीकर सब लोग चलने को तैयार हुए। उन्होंने सरपंच जी के कहे अनुसार अपने पास भगवान की तस्वीर गले में लटका ली। टॉर्च, मोमबत्ती, लाइटर और खुशबूदार अगरबत्ती भी रख ली। सारी तैयारी करके वे खंडरों की ओर चले। पहले वाले खंडर के पास पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे को देखा। आंखों से इशारे हुए और वे भगवान का नाम लेकर उसके अंदर प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही उन्हें चमगादड़ों की बीट, कबूतरों के पंख और अनेक प्रकार की हड्डियां चारों ओर बिखरी दिखाई दी। वे समझ गए कि यहाँ जंगली जानवरों का अड्डा बन गया है। वे नाक में रुमाल रखकर आगे बढ़े। खंडर में बहुत सारे कमरे बने हुए थे, सभी बहुत बुरी हालत में थे। फिर वे थोड़ा आगे बढ़े तो एक हॉल दिखाई दिया, जो शायद नाच घर था। उसके अंदर जाने पर उन्हें आश्चर्यजनक रूप से एहसास हुआ कि उसका शायद अभी भी उपयोग होता है, क्योंकि वो शायद ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। उन्होंने फिर ध्यान से उस हॉल का मुआयना करना शुरू किया तो देखा कि शराब की खाली बोतलें और जो दूसरी चीज़ दिखाई दी वो थी जानवरों की अध चबाई हुई हड्डियाँ। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि उनमें कहीं कहीं कच्चा सड़ा हुआ मांस अभी भी लगा हुआ था, जिससे उठने वाले विकट बदबू से उस जगह पर खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उन्होंने वहां से निकलने की सोची। वे पलटे और बाहर को चले, मगर ये क्या, उन्होंने महसूस किया कि वे बाहर की बजाय हवेली के अंदर ही घुसते जा रहे हैं। वे वहां से लौटकर वापस हॉल में आए और उन्होंने हॉल का दोबारा मुआयना किया तो पाया कि उसके चारों ओर एक से लगने वाले दरवाजे बने थे और ये समझ पाना कठिन था कि वे किस द्वार से आए थे। वे लोग चकरा गए।
पुराने जमाने में सुरक्षा की दृष्टि से हवेलियों में ऐसी भूल भुलैया बनाने का चलन था। उनमें फंसकर दुश्मन आखिर हार कर आत्मसमर्पण कर देता था। उन लोगों ने बहुत सारे दरवाजे ट्राई किए मगर सफलता नहीं मिली। इधर बदबू से उनका सर फटने लगा था। तभी दोरजी को ध्यान आया कि वे लोग खुशबूदार अगरबत्ती भी लाए हैं। उसने अपने पास की पॉकेट में से कुछ तीलियां निकालकर जलाई। थोड़ी देर में वातावरण महक उठा। तब उनकी जान में जान आई। उन्होंने एक जगह को थोड़ा साफ किया और बैठ गए। इधर समय तेजी से गुजर रहा था। शाम उतरने लगी थी और फिर ये जगह तो घने जंगल में थी, सो हॉल में तेजी से अंधेरा फैलने लगा। दोरजी ने ही पहल की और अपने पास से एक मोमबत्ती निकालकर जला दी। अंधेरा कुछ कम हुआ। तब उन दोनों ने भी अपनी अपनी मोमबत्तियां जला ली। हॉल में मटमैला सा उजाला भर गया। अगरबत्ती की वजह से बदबू का एहसास भी कम हुआ था। उन तीनों ने फिर एक बार कोशिश करने की सोची और उठकर एक दरवाजे की ओर बढ़े, मगर वो भी गलत निकला। हाँ, इस दरवाजे के पार होते ही ये दरवाजा स्वयं बंद हो गया, जबकि इसके पहले जिस जिस दरवाजे से वो गए थे वो बंद नहीं हुए थे। तीनों चौंक पड़े। नगेंद्र ने घड़ी देखी। शाम खत्म होकर रात उतरने लगी थी। उनके दरवाजे के पार पहुंचने के बाद और दरवाजा बंद हो जाने के बाद अचानक एक करुण सी आवाज उस गलियारे में उभरने लगा। ऐसा लगता था कि कोई धीरे धीरे सिसक रहा हो। आवाज किसी महिला की थी। उन तीनों ने आंखों ही आंखों में बातें की और अपनी अपनी भगवान जी वाली तस्वीरों को सामने की ओर उठाया तथा आवाज की दिशा में बढ़े। अचानक आवाज बंद हो गई। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ा आगे जाने पर उनके हाथों की मोमबत्तियां बुझ गई। वे थोड़ा घबराए, मगर हरजीत ने तुरंत जेब से टॉर्च निकाली और उसे जला लिया तो सीमित दायरे में उजाला फैल गया। उजाला होते ही रोने की आवाज थम गई। फिर अचानक एक गूंजती सी आवाज महिला कंठ में आई, आप लोग हमारी मदद करें, हम यहाँ बरसों से कैद हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुनकर तीनों चौंक गए। नगेंद्र ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो, किसने आपको कैद किया है और आपके साथ कौन कौन है? इन सवालों से थोड़ा चुप्पी छा गई। अब की बार एक पुरुष कंठ में जवाब दिया। आवाज आई, आप लोग हमें नहीं पहचान सकोगे क्योंकि हम यहाँ पिछले 50 वर्षों से कैद हैं, जबकि आप लोग तो 20-25 वर्ष के नौजवान हैं। मैं उन दिनों से इस गिरवी गांव का सरपंच होता था और ये हवेली ठाकुर रसिक नारायण की थी। उसकी नीयत मेरी बेटी पर खराब हो गई थी और उसने धोखे से उसे उठा लिया था। उसके बाद उन्होंने वही कहानी दोहराई जो दोरजी ने सुनाई थी। इन तीनों ने आगे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आ गए और रसिक नारायण ने आप लोगों को कैद कैसे कर लिया, जबकि वो तो इस फोटो में हवेली के साथ ही जलकर मर चुका था। दोस्तों, सरपंच और उनका परिवार रसिक नारायण के चंगुल में कैसे फंसा और हवेली का रहस्य क्या था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। सरपंच जी बताने लगे, उस रोज जब मेरी बेटी दिलेरी दिखाकर खुद को उस जालिम रसिक नारायण के चंगुल से बचाने में सफल हो गई थी और हमने ये मान लिया था कि उन विस्फोटों से लगी आग में वहां उपस्थित सारे लोग जलकर मर गए थे, मगर हम गलत थे। रसिक नारायण और उसके 2 खास आदमी खुद को इन गलियारों में छुपाने में सफल हो गए थे। हाँ, वो लोग जले कम झुलसे ज़्यादा थे, जिससे वे लगभग 1 सप्ताह में स्वस्थ हो गए थे। हाँ, रसिक नारायण का चेहरा और एक हाथ जरूर विकलांग हो गए थे, मगर वो जिंदा था। इधर हम लोग निश्चित थे कि वे सब मर गए हैं, अब हम सुरक्षित हैं। फिर भी मैंने अपने परिजनों में यह बात फैला दी थी कि हम लोग किसी अज्ञात जगह चले जाएंगे, जिससे यहाँ की बुरी यादों से हमें छुटकारा मिल सकेगा। हमारी यही बात हमारी दुश्मन बन गई। रसिक नारायण को भी हमारी बातों की खबर मिल गई और एक दिन आधी रात हमारे घर पर उसने धावा बोल दिया। अचानक हुए हमले से हम घबरा गए और हमारी असावधानी हमारी दुश्मन बन गई। उसके लोगों ने हम तीनों को उठा लिया और यहाँ ले आए। रसिक नारायण को जिंदा देखकर हम लोग बुरी तरह से घबरा गए।
पहले तो हमें लगा उसका भूत देख रहे हैं, मगर जल्द ही एहसास हो गया कि वो जिंदा है। उसने हम दोनों पति पत्नी को एक साथ बांधकर एक तरफ डाल दिया था और मेरी बेटी की ओर बढ़ा। मेरी बेटी तब तक सदमे से उभर चुकी थी। वो मुकाबले के लिए तैयार हो गई थी। रसिक नारायण कुटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा, मगर उसकी आक्रामक मुद्रा देखकर सहम कर पीछे हट गया। उसके बाद उसने पलक झपकते ही बिना कुछ बोले मुझ पर और मेरी पत्नी पर छुरे से वार करके हमारे गले काट दिए। उसी पल हमारी मौत हो गई। हमें चिखने तक का मौका नहीं मिला। बेटी घबरा गई और हमारी ओर दौड़ी तो उसने उसी छुरे से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हम तीनों मर चुके थे, मगर वो जालिम नहीं जानता था कि वासना में अंधा होकर वो गलती से हमारे साथ ही एक ऐसी सुरंग में आ गया है जो सिर्फ बाहर से खुल सकती थी, अंदर से उसे खोलना संभव ही नहीं था। उन लोगों ने बहुत कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। आखिर 2 दिन बाद हमारे मृत शरीरों की सड़न से उत्पन्न जहरीली गैसों से उन लोगों का भी दम घुट गया और वे भी यहीं मर गए। तब से आज तक हम लोग यहीं फंसे पड़े हैं। 4-5 दिन बाद रसिक नारायण के आदमियों ने उसे ढूंढना शुरू किया और एक एक दरवाजे को देखते हुए वे यहाँ आए। वे जानते थे कि यह गलियारा अंदर से नहीं खुल सकता, इसलिए वे बाहर कुछ लोगों को छोड़कर आए थे ताकि वे दरवाजे को पकड़े रहे जब तक ये ना लौटे। उन लोगों ने रसिक नारायण और उसके आदमियों की लाशों को उठाया और चले गए। हमारी ओर उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। हम यहीं फंसे रहे। हमारा उद्धार तभी संभव है जब हमारे अवशेषों को ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। नगेंद्र बोला, हम आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था तो कर सकते हैं, मगर सवाल ये है, जैसे कि आपने बताया कि ये दरवाज़ा भीतर से खुल नहीं सकता है, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस पर आवाज़ आई, आप लोग यदि हमारी मदद करना स्वीकार कर लोगे तो हम ये दरवाज़ा खोल सकते हैं। हरजीत बोला, कैसे? तो आवाज़ ने जवाब दिया, हम तो अशरीरी लोग हैं, इसलिए हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हम में से कोई एक बाहर जाकर दरवाज़ा खोल देगा और 2 लोग आपकी हरकतों पर नज़र रखेंगे। यदि आपने हमसे दगाबाजी की तो हम तुरंत आपको यहीं बंद कर देंगे। हमें शहरी लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। दोरजी ने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर कहा, सरपंच जी, मैं तो इसी गांव का हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं हम सबकी ओर से वचन देता हूँ कि हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा आपने बताया। बस हमें यहाँ से निकाल दीजिए प्लीज़। ये सुनकर सरपंच जी की आवाज़ आई, तुम स्थानीय हो, देखकर ही मैंने तुम पर भरोसा जताया है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारी हड्डियों के अवशेष बिखरे हुए हैं। उन्हें 3 अलग अलग पैकेटों में इकट्ठा करना है। फिर गांव के बाहर वाली नदी के तट पर 3 चिताएं सजाकर हमारा विधिवत अग्नि संस्कार करके राख को नदी में बहाना है। इसमें अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो आप लोगों के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि हम हर पल तुम लोगों पर नजर रखते रहेंगे। तीनों ने संवेद स्वर में कहा, आप निश्चित रहे, हम कोई गलती नहीं करेंगे। अब आवाज बोली, आप लोग अपनी टॉर्च जला लो, मगर मोमबत्ती मत जलाना। उन्होंने तीनों टॉर्च जला ली। गलियारे में काफी उजाला फैल गया। तीनों ने मिलकर ढूंढना शुरू किया और जिन पैकेटों में भोजन इत्यादि लाए थे उन्हें खाली करके उनमें वहां बिखरे हुए अवशेषों को भरना शुरू किया। पैकेट भरते हुए ही नगेंद्र ने सवाल किया, जब आप लोग यहाँ गलियारे में पड़े हैं तो बाहर किसने आतंक मचा रखा है? क्योंकि हमने सुना है जो भी यहाँ आया फिर वापस नहीं लौटा। ना ही उसकी लाश का पता चला और ना ही कुछ और। ऐसा क्यों? इस पर जवाब मिला, ऐसी घटनाएं यहाँ बरसों पूर्व हुई थी। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल रसिक नारायण ने इस जगह को अपने अवैध कारनामों के लिए बनाया था, जिसमें वो सीमा पार से हथियारों का धंधा करता था। उसके मरने के बाद उसके विश्वस्त 2 सेवकों ने हथियारों के सौदेगारों से मिलकर वही धंधा करना शुरू कर दिया था और वे ही लोग ही यहाँ आने वाले लोग को मारकर दफना देते थे, जिससे उनका पता नहीं चल पाता था। बाद में तो सिर्फ अफवाहें ही रह गई थी। बातें करते हुए तीनों ने सभी अवशेष पैकेट में भर लिए थे। सो उनके बताने पर अशरीरी आवाज ने कहा कि वे टॉर्च बुझा दें और इंतजार करें।
दरवाज़ा खुल जाएगा। गलियारे में बहुत ही अंधेरा फैला हुआ था। तभी रोशनी की झलक सी दिखाई दी और ताजी हवा का संडाक युक्त झोंका सा अंदर आया। ये लोग समझ गए कि दरवाज़ा खुल गया है। वे पैकेटों को लेकर बाहर आ गए। अब तीनों ने विचार किया कि अभी तो रात काफ़ी बाकी है, इसलिए अभी ही नदी किनारे चलकर इनका अंतिम संस्कार किया जाए। वे तीनों नदी के किनारे बने शमशान में पहुंचे और लकड़ियां लेकर 3 चिताएं सजाकर एक एक पैकेट उनमें रख दिया और आग लगा दी। लगभग 3 घंटे बाद जब आग शांत हुई तो राख को एकत्रित करके उन्होंने नदी में बहा दिया। राख पानी में घुलते ही उन्होंने नदी के ऊपर एक पुरुष और 2 महिलाओं की छाया उभरते हुए महसूस की। वे विदाई सूचक हाथ हिला रहे थे। उन तीनों ने भी हाथ हिलाकर उन्हें विदाई दी और वापस गांव की ओर चले। उनके गांव पहुंचने तक बहुत वो थक चुके थे। वे तीनों नगेंद्र के घर पहुंचे और हाथ मुंह धोकर सो गए। जब नींद खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उन्होंने उठकर चाय पी, फिर दोरजी को भेजकर खाना बुलवाया और खाना खाकर वे सरपंच जी के घर पहुंचे। सरपंच जी उसी समय भोजन करके उठे थे। उन्होंने उनको सब हाल बताया और ये भी बताया कि अब उन खंडरों में जाने में कोई भय नहीं है। सरपंच जी ने उनका आभार जताया और बोले अब हम लोग उस क्षेत्र को भी पर्यटकों के लिए खोल सकते हैं। इस प्रकार भूतिया खंडर की कहानी समाप्त होती है। रात को एक आदमी अपने काम से घर लौट रहा था। घर से कुछ लगभग 10 मील दूर रास्ते के बीचों बीच उसे एक लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखी। वो सुंदर लड़की एक सफेद पोशाक में थी। उस आदमी ने उसे देख लिफ्ट देने का सोचा और अपनी कार रोक दी। गाड़ी रोकते ही वो लड़की अंदर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी। उस सफर में उन दोनों ने एक दिलचस्प बातचीत शुरू की। जैसे ही उस लड़की का घर आया, उस लड़की ने गाड़ी रोकने के लिए कहा और उस आदमी ने गाड़ी रोक दी। लड़की गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ चलने लगी और वो आदमी भी अपने घर की तरफ चला गया। लेकिन अगले ही दिन काम के समय जाते हुए उस आदमी ने देखा कि गड़बड़ी में उस लड़की ने अपना स्वेटर कार में ही छोड़ दिया था। उसे देने के लिए वो आदमी उसके घर गया। जैसे ही उस आदमी ने घंटी बजाई, एक बूढ़ी औरत ने वो दरवाज़ा खोला। फिर उस आदमी ने स्वेटर देते हुए कल रात हुई घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो औरत हैरान रह गई और उसने उस स्वेटर को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस घर में उस बूढ़ी औरत के सिवाय कोई नहीं रहता था। ये सुनकर वो आदमी भी हैरान हुआ। तभी उस आदमी की नज़र घर में लगाई हुई एक लड़की की फोटो पर गई। उसने उस लड़की के बारे में पूछा। वो वही लड़की थी जिसे उस आदमी ने कल रात लिफ्ट दी थी। उसके बाद उस औरत ने कहा कि वो उसकी बेटी है, जिसकी मौत कुछ साल पहले ही एक कार दुर्घटना में हुई थी। ये बात सुनकर वो आदमी हैरान रह गया।